गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये हम लोग जानने की कल कोशिश कर रहे थे। एक बार आज हम लोग इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसके डायग्राम को। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें, जहाँ से शरीर में ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो रही है, तो वो हो रही है लेफ्ट साइड से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, ये वाला जो जगह है ये है हमारा, एक तो लेफ्ट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। तो लेफ्ट ये क्या हुआ, वेंट्रिकल। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, ये गया महाधमनी में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया महाधमनी। महाधमनी से धमनी में, महाधमनी से धमनी का मतलब ये है कि महाधमनी मोटी वाली हुई, उससे आगे और वो बट जाएगा, उससे आगे और बटने वाला है, फिर कैपिलरीज तक वो बटेगा। तो महाधमनी को एरोटा कहा, एओर्टा कहा। महाधमनी यानी एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी में गया, आर्टरी से फिर जो है वो धमनिकाओं में, आर्टीरियोल्स में गया, आर्टीरियोल्स में। आर्टीरियोल्स क्या हुआ, इससे भी पतला हो गया। बेसिकली ये क्या है, जो हमारी धमनी है, धमनी के ही प्रकार हैं ये। कौन सा, एओर्टल और आर्टरी और आर्टीरियोल्स, ये सारे क्या है, धमनी के ही प्रकार हैं। जो सबसे मोटा है वो एओर्टा है, उससे पतला वाला हो गया आर्टरी हो गया, उससे पतला वाला आर्टीरियोल्स हो गया, और उससे भी पतला, बाल के जैसे पतला वाला, वो कैपिलरीज हो गया। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं रेड वाला जो है ये आपका धमनियों का है, ये ब्लू वाला जो है ये सिराओं का कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज में भी दो हो गए, एक धमनियों का कैपिलरी, एक सिराओं का कैपिलरी, लेकिन दोनों आपस में मिले होते हैं। ये देखते हैं कहाँ से आया हमारा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके महाधमनी में आया, एओर्टा में, एओर्टा से धमनी यानी आर्टरी में, आर्टरी से आर्टीरियोल्स में आया, और आर्टीरियोल्स से फिर ये कहाँ गया हुआ है, कैपिलरीज में गया। फाइनली कैपिलरीज के द्वारा ही हमारे सेल्स को ब्लड मिल पाता है, ऑक्सीजन मिल पाता है, सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिल पाते हैं, पोषक तत्व मिल पाते हैं। रेड में जाने के बाद वो सारे सेल्स में गया, और सेल्स में जाने के बाद फिर वो ट्रांसफर होकर के जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो वो कहाँ चला गया, कैपिलरीज में ही गया, लेकिन ये ब्लू वाले कैपिलरीज में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लू वाला कैपिलरीज किसका है, ये इस कैपिलरीज को हम लोग कहते हैं आपके वेन की कैपिलरीज है, ब्लू वाला। वेन की कैपिलरीज से फिर वो कहाँ जाएगा, वेन की कैपिलरीज से ऊपर होकर के जाएगा श्रीकाओं में, वेन्यूल्स में जाएगा। वेन्यूल्स यानी कि वेन की जो कैपिलरी है उससे मोटे वाली जो सिरा है उसको वेन्यूल्स कहते हैं, उससे भी जो मोटा वाला सिरा है वेन का यानी सिराओं का, उसको वेंस कहते हैं। उससे भी मोटा हो गया ये वेना कावा हो गया, सबसे मोटा हो गया वेना कावा। वेना कावा नीचे से भी फिर ऊपर से भी वेना कावा लेकर के कहाँ जाएगा, वेना कावा ब्लड को लेकर के, अशुद्ध ब्लड को लेकर के ये जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ये वाला हिस्सा है, राइट एट्रियम में पहुंच गया। राइट एट्रियम से फिर ये वाल्व के थ्रू यहाँ पर जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल तक पहुंच गया। फिर राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है आपको पल्मनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में, पल्मनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में जा रहा है। वहां सफाई होने के बाद फिर चार पल्मनरी वेंस के द्वारा, चार पल्मनरी वेंस के द्वारा वो फिर पहुंच रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ पर पहुंच रहा है। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। फिर यही प्रोसेस पूरा होता चला जाता है। ये कल हम लोगों ने देख लिया हुआ था, ये कंप्लीट देखा था। और उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि एस ए नोड है, एस ए नोड की वजह से हार्ट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, हार्ट में पर पंप हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन से नोड की वजह से हो रहा है, ऐसे नोड। की वजह से हो रहा है। ऐसे नोड में कल एक चीज बताना रह गया हुआ था, जो आज हम लोग देख लेते हैं उस ऐसे नोड के बारे में। हम लोगों ने देखा था हार्ट में तीन लेयर्स होते हैं मांसपेशी की, जो जिस मांसपेशी का हार्ट बना है उसके तीन लेयर्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब ऐसे नोड किस में होगा, पेरिकार्डियम में होगा, मायोकार्डियम में होगा, एंडोकार्डियम में होगा, या तीनों
के ऊपर होगा, तीनों का एरिया वो लेकर के रहेगा, तो नहीं। ध्यान रखेंगे ये मायोकार्डियम जो बीच वाला लेयर है उसमें ऐसे नोड अवस्थित होता है, उसमें होता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अब हार्ट बीट क्या है, कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? 72 से 75 टाइम्स ये हार्ट बीट धड़कता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। हालांकि आप लोग पहले से जानते होंगे, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा होगा कितनी बार है, तो 72 72 72 हम लोग करते रहते हैं। बच्चों में स्पंदन की गति ज्यादा होती है, और जब उम्र जिनकी ज्यादा हो जाएगी तो उसमें भी धड़कन की संख्या कम हो जाती है। तो परेशान नहीं होंगे, अभी चेक कर लीजिए कितना है, और उम्र बढ़ेगी तब चेक कीजिएगा कितना हो रहा है, कोई बात नहीं। जब हार्ट में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो संकुचन कैसे होता है? पहले आलिंद में, फिर निलय का संकुचन होता है। आलिंद क्या हुआ? ऊपर वाला हुआ। निलय क्या हुआ? नीचे वाला हुआ। तो आलिंद और निलय में संकुचन होता है, पहले आलिंद में फिर निलय में संकुचन होता है। तो संकुचन यानी कि दबाना जो है उसको सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल क्या कहते हैं? सिस्टोल। इसमें समय कितना लगता है? 0.4 सेकेंड का समय लगता है सिस्टोल में। और फिर जब वो रिलैक्स वाली स्थिति में होता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल। विश्राम की अवस्था में वो भी होता है 0.4 सेकेंड का। यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल हो गया रिलैक्स वाली स्थिति, और सिस्टोल हो गया पंप वाली स्थिति, संकुचन वाली स्थिति। तो 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड दोनों मिला करके होता है 0.8 सेकेंड। यानी एक धड़कन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, ये याद रखिए। तो मर्म चिकित्सा होता है ना, मर्म चिकित्सा में जब कहते हैं पॉइंट को स्टिमुलेट करना, दबाना है, तो उसको दबाने के लिए कहते हैं कितनी कितनी देर में? 115 बार दबाना है, तो कितना 1 सेकेंड में दबाएंगे? नहीं, 0.8 सेकेंड में ही कहते हैं इसी रिदम को मैच करना है, तब जाकर के उसका रिजल्ट बेहतर होगा। 0.8 सेकेंड का है। अब एक चीज आते हैं, हार्ट की आवाज कैसी होती है? लब डप, लब डप होता है, आवाज होती है लब डप। तो कई जगहों पे लब डब लिखा होता है, तो लब सब वाला नहीं है, ये लब है, लब और डप, लब और डप है। लब क्या होता है? ये सिस्टोलिक साउंड है, लब वाला। लब सिस्टोलिक साउंड, सिस्टोलिक अभी हम लोगों ने देख लिया, सिस्टोलिक मतलब जब पंप हो रहा है। जब पंप हो रहा है तो उसको सिस्टोलिक साउंड कहेंगे। उस समय जो पंप के समय आवाज होती है लब की होती है। और डब वाली आवाज कब होती है? जब वो डायस्टोलिक वाला स्थिति में आता है, यानी कि रिलैक्स वाली स्थिति में आया, तब होगा डब वाला। ये भी ध्यान रखिए, लब और डब वाला आवाज कब कब होगा, क्या पता एग्जाम में पूछ दे, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं समय। समय हम लोगों ने वैसे देख ही लिया हुआ है, एक चीज ये देख लेते हैं इसमें कि जो 4 से 6 लीटर ब्लड मान लीजिए मेरे अंदर है, मान लीजिए 5 लीटर है, 4 से 6 को करेंगे तो औसत 5 निकलेगा। इसको पंप करता है शरीर, पंप करता है तो इसको 1 मिनट में पूरा पंप कर जाता है, पूरे 5 लीटर को। 1 मिनट में पूरे 5 लीटर को पंप करके पूरे शरीर में फैला देता है, फिर 5 लीटर ऐसे। 24 घंटे अगर ये क्रिया चलती रहती है तो कितना लीटर हो गया? 7200 लीटर ब्लड रोज हार्ट पंप करता है। सोचिए, एक सोच ले 5 लीटर वाला होता है ना, इतना वाला जिसमें गंगा जल लाते हैं, कि 5 लीटर गंगा जल लेकर आए। सोचिए वो 24 घंटे करता रहता है तो 7200 लीटर ब्लड को पंप कर देता है हार्ट हमारा, बिना रुके, लगातार करता रहता है। कितना बड़ा काम करता है। एक बार हम लोग ब्लड वेसल्स को फिर से देख लेते हैं, इसको लेकर के कंफ्यूजन होती है। धमनी और सिरा किस तरीके से बटता है, धमनी सिरा कैसे शुरुआत में ये मोटा, फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते, चूंकि पूरे शरीर में फैलना है, फैलना भी है, तो जितना मोटा हमारे हार्ट के पास होगा उतना मोटा हमारे हाथों में तो नहीं होगा, यहाँ पर आ रहा है तो वो केशिका तक पहुंच जाता है, कैपिलरीज तक। तो वो एक सीरीज में पहुंचता है, पहले बहुत मोटा है, फिर उससे पतली वाली शाखाएं निकलेंगी, फिर पतली वाली शाखाएं निकलेंगी, फिर और पतली वाली शाखाएं निकलेंगी। तो धमनी में देखें सबसे मोटी वाली जो धमनी होती है उसको कहते हैं एओर्टा, जो सीधे हार्ट से जुड़ा हुआ एओर्टा। एओर्टा निकला लेकर के, तो उससे ज्यादा, एक एओर्टा से मान लीजिए ज्यादा निकला, आर्टरीज निकला, ज्यादा आर्टरीज चारों तरफ फैल रहा है। फिर आर्टरीज से आर्टरीरियोल्स निकला, आर्टरीरियोल्स फिर और ज्यादा जगहों पर फैलेगा।
अलग अलग जगहों पर सबका बना हुआ है कि ये वाला ले जाएगा किडनी में, ये ले जाएगा आपके लिवर में, ये ले जाएगा दूसरे अंगों में, हर अंग में ले जाने के लिए ये रास्ता बन जाता है। फिर वहां से कैपिलरीज बन जाता है, जो कैपिलरीज फाइनल जो सेल्स में पहुंचेगा, ब्लड ऑक्सीजन लेकर के, बाकी पोषक तत्वों को लेकर के वो कैपिलरीज के माध्यम से पहुंचेगा। और कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज में वो जाली जैसा बना होता है, यानी ऐसा छिद्र होता है, छिद्र से ऑक्सीजन रिस जाए, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ भी ले, अंदर खींच भी ले, पोषक तत्व भी उससे रिस करके सेल्स में, टिश्यूज में चला जाए, ताकि प्लाज्मा के साथ में उसमें नमी बनी रहे हमारे मसल्स में। अभी इसकी एक उसका एक वीडियो भी अभी आपको दिखाता हूँ। फिर है सिरा, सिरा का भी वही हाल है। सबसे ऊपर वाला मोटा वाला जो है वेना कावा है, जो हम लोगों ने देखा था, ऊपर वाला वेना कावा, नीचे वाला वेना कावा, सुपेरियर इंफीरियर वाला जो हम लोगों ने देखा था, वेना कावा से ही अशुद्ध रक्त आ रहा है। उससे नीचे वेन्स हो गया, वेन्स की संख्या ज्यादा होगी, वेन्युल्स की संख्या उससे भी ज्यादा होंगे, और कैपिलरीज तो पूरे शरीर में फैला ही हुआ है, कैपिलरीज की संख्या और भी ज्यादा होंगी। सबसे पतला कैपिलरीज, फिर वेन्युल्स उससे थोड़ा मोटा, वेन्स उससे थोड़ा मोटा, वेना कावा सबसे मोटा हो जाएगा। अब देखिए एक बार एक वीडियो दिखाता हूँ। आइए एक वीडियो में देखिए, जो हमने कहा किस तरीके से केशिकाएं, यानी लाल वाला जो देखिए, ये वाला जो है ये केशिकाएं हैं, ये जो आपको ऊपर देख रहा है कैपिलरीज है। उस कैपिलरीज से देखिए, उसमें से कैसे ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, बीच बीच में देख रहे हैं यहाँ, अगर हम इसको थोड़ा रोके, बीच बीच में यहाँ छिद्र भी दिख रहा है, ये इससे द्रव्य भी रिश्ता है। क्या रिश्ता है? द्रव्य रिश्ता है, यानी लिक्विड रिश्ता है। अब देखिए इस वाले उसमें लिक्विड जो रिश्ता है, तो क्या होता है, रोज 24 घंटे में अगर हम लोग देखें तो इसमें तकरीबन 20 लीटर फ्लूइड लीक होता है कैपिलरीज से। कितना? 20 लीटर डेली, 24 घंटे में। कम, अब 20 लीटर कहेंगे हमारे शरीर में है ही नहीं। 20 लीटर का मतलब है कि वो जो 5 लीटर हमारे शरीर में है, वो जो सर्किल करता रहता है, तो वो सर्किल में होते होते 24 घंटे में 20 लीटर तक नीचे छोड़ देता है। कहेंगे 20 लीटर नीचे छोड़ता है तो फिर जो है जाता कहाँ है? फिर शरीर तो फूल जाना चाहिए। नहीं, वो 20 लीटर जाता तो है रेड वाले से, और ब्लू वाला भी तो जुड़ा हुआ है बगल में, 17 लीटर ब्लू वाला खींच लेता है। ब्लू वाला यहाँ साइन लगाया हुआ है, CO2 के साथ में फ्लूइड को भी, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए रेड वाला है, तो रेड वाला क्या हुआ, ये शुद्ध ब्लड जो है आया हुआ है कैपिलरीज, ये जो जाली बना हुआ है कैपिलरीज है, ये जाली से आया। और जाली से आकर के ये जो सेल्स हैं, मैंने छोटे छोटे जो ये गोली जैसा चमक रहा है, ये सेल्स हैं, सेल्स में लिक्विड भी छोड़ा, ऑक्सीजन भी छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा, पोषक तत्वों को भी छोड़ा। किसने छोड़ा? ये लाल वाले ने। आर्टरीज की जो ये कैपिलरीज है इसने छोड़ा है। और वहां पर गया, कितना छोड़ा पूरे दिन में, 24 घंटे में कितना लीटर छोड़ा? बताइए एक बार माइक खोल के, कितना लीटर छोड़ा? 20 लीटर लीक हो रहा है। 20 लीटर लीक हो रहा है। तो 20 लीटर फ्लूइड ही तो आया सेल्स में, टिश्यूज में, आपकी मांसपेशी में, ठीक है। और उस 20 लीटर में से 17 लीटर ले लिया। किसने ले लिया 17 लीटर? कैपिलरीज ने ही लिया, लेकिन किसकी कैपिलरीज ने? वेन्स की कैपिलरीज ने। किसकी कैपिलरीज ने? वेन्स मतलब सिराओं की कैपिलरीज ने, जो ब्लू वाला देख रहे हैं। वेन्स, इस कैपिलरीज में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ गया, इसको ले लिया। और कुछ जो सेल्स टूटे फूटे होंगे वो भी आ गया, कुछ उसके अवसाद होंगे, कचरा होगा, वो भी आ गया, तो ब्लू हो गया, ये सब ले लिया इसने। लेकिन आप कहेंगे 20 दिया और 17 ले लिया, 3 कहाँ गया? 3 लीटर कहाँ गया? तो 3 लीटर से मामला बनता है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो जो 3 लीटर आपको रह रहा है, वो लिम्फेटिक सिस्टम के लिए रह रहा है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, उसके भी कैपिलरीज होते हैं, उसको, उसका भी जाल पूरे शरीर में फैला होता है। वो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसके कैपिलरीज क्या करता है, जो 3 लीटर अब बचा हुआ है उसको खींच लेता है। अगर उसको नहीं खींचेगा तो एडिमा नाम की बीमारी हो जाएगी, यानी सूजन हो जाएगा शरीर में, ब्लड भी कम होना शुरू हो जाएगा, 3 लीटर ब्लड कम हो जाएगा ऐसे, उसको दिक्कत होगी, हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए ब्लड कम होने से, सप्लाई नहीं होगी। तो 3 लीटर तो लिम्फेटिक सिस्टम खींच लेता है, खींच करके बाद में वो फिर जा करके वेंस में मिला देता है। वो हम कल इस चीज को पढ़ेंगे, लिम्फ वाले को, लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज को हम लोग देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसको हटाते हैं,
और सिरा देख लिया, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज हमने देख लिया, कैसे जो है शुद्ध रक्त कैपिलरीज में आकर के, कैसे कैपिलरीज जो है यानी वो जो नली है, कैसे उसमें जाली होता है, उसमें छेद होता है, उस छेद से कैसे लिक्विड आता है। सारे लिक्विड, पूरा ब्लड नहीं आता है, ब्लड के जो बाकी मोटे मोटे सेल्स हैं, आरबीसी वगैरह, वो सब नहीं आ रहा है, वो सब उसमें है। छोटे छोटे जो सेल्स हैं जो उस छिद्र से नीचे आ सकते हैं, वही सब चीजें आ रही हैं, ये ध्यान रखेंगे। पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ये हम लोगों ने अभी दोबारा देख लिया था, इसको देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखते हैं, वो है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर हम लोग बहुत अपना चेक करवाते हैं, बढ़ा हुआ है, कम है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, हम लोगों ने शब्द अभी देखा हुआ था। सिस्टोलिक किसको कहते हैं? जो प्रेशर दिया, जब दबाया, यानी हार्ट जब संकुचन हुआ, पंप किया, तो उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब रिलैक्स वाली स्थिति में आया, उसको क्या कहते हैं? दब जब रिलैक्स वाली स्थिति में आ रहा होता है, उस समय क्या होता है, ऊपर वाला जो दोनों कमरा है, ऊपर वाला दोनों कमरा, या कहें राइट वाला जो कमरा है, ऊपर वाला राइट आर्टरियम में उस वक्त ब्लड भर रहा होता है, जब ये रिलैक्स वाली स्थिति में है। प्रेशर दबाया तो क्या हुआ, उस दौरान लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? सिरा में या धमनी में? जाएगा, धमनियों में से, धमनियों में जाएगा, धमनी में जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से धमनियों में जाएगा। के धमनियों में लेफ्ट साइड में जाएगा। तो जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो उसको सिस्टोलिक कहेंगे, और जब रिलैक्स वाली स्थिति में उसको डायस्टोलिक कहेंगे। सिंपल इतना समझिए। तो जब ब्लड का प्रेशर दिया तो बट ऑब्वियस है, जब ब्लड का प्रेशर पड़ा हुआ है तो आपकी धमनियों में ब्लड का प्रेशर, उसकी दीवार पे प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि जोर से प्रेशर दिया हुआ है। और जब हमने उसको छोड़ा, हार्ट जब रिलैक्स स्थिति में है, प्रेशर तो तब भी होगा, क्योंकि वो जो सर्किल में चला गया है वो रुकता तो है नहीं, तो प्रेशर तो तब भी होगा, लेकिन वो प्रेशर कम होगा। तो रिलैक्स वाली स्थिति को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर कम होता है। सिंपल सी बात है, इतना है, वो प्रेशर कम होता है। इसीलिए जब कोई कहे ऊपर वाला क्या होता है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर कहते हैं 120/80 होता है। 120 क्या होगा, सिस्टोलिक होगा कि डायस्टोलिक होगा? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक होगा। सिस्टोलिक। सिस्टोलिक होगा, सिंपल, ये सामान्य स्थिति की बात करें, सिस्टोलिक होगा। और 80 वाला क्या होगा? डायस्टोलिक होगा। इसका प्रेशर कम है, क्योंकि अब तो हार्ट जो रिलैक्स स्थिति में ना, ब्लड आ रहा है, आने वाली स्थिति है जनरली, या जब जिस दौरान प्रेशर नहीं पड़ा हुआ है, अब रिलैक्स वाली स्थिति में, उस दौरान प्रेशर भित्तियों पर, जो वेसल्स है उसकी भित्तियों पर कम होगा। तो जनरली 100 से 140 तक माना जाता है वयस्क व्यक्तियों में सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 70 से 90। लेकिन औसत निकालें तो हम लोग जानते हैं 120/80 ये ब्लड प्रेशर आदर्श माना जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं ब्लड प्रेशर को मापने वाली मशीन का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं इसको। तो जो ब्लड प्रेशर मापने वाली जो मशीन होती है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। और जो आला लगाते हैं, कहते हैं आला, आला तो सब लोग जानते हैं, आला क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? आला का भी इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर स्टेथोस्कोप, वाली मशीन में। स्टेथो, स्टेथोस्कोप से। हाँ, स्टेथोस्कोप, ये भी ध्यान रखिए, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं कान में, वो लब डब वाली आवाज सुनते हैं। जब आवाज जहां से आवाज की शुरुआत होती है, और जब उसको प्रेशर कम करते जाते हैं हाथ में जो बांधते हैं, जहां तक आकर के आवाज बिल्कुल रुक जाती है, तो जहां से शुरू हुई वो वाला पारा देखते हैं मशीन में, रीडिंग वाले में, वहां पर जहां पर आवाज पूरी तरह बंद हो गई उसको देखते हैं, तो उसी को मान लेते हैं, ऊपर उतना नीचे इतना होगा फाइनल। तो मैंने ये सुना हुआ है, वह डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे तो वहां पर कुछ पेशेंट्स को लगा करके हमने ट्रायल किया था, तो आवाज आती रहती थी टिक टिक टिक। सबसे ज्यादा अच्छा वही है, पता चल जाता है कि ऊपर वाला सिस्टोलिक कितना, डायस्टोलिक कितना। अब हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। तो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब आप लोगों को देना है। दिए गए शरीर के अंगों को रक्त प्रवाह के अनुक्रम में संयोजित कीजिए। अरेंज द गिवन बॉडी पार्ट्स इन सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो। एक है, क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा है पल्मनरी एओर्टा, तीसरा है पल्मनरी वेना कावा,
चौथा है राइट एट्रियम, पांचवा है बाइक स्पिड वाल्व। जो दिया हुआ है उतने में से ही हमें सीक्वेंस लगाना है। अब आप ये मत कहना नीचे दिखाओ क्या है वो, आप पहले खुद से करो, वो तो आपको एग्जाम में मिलेगा, अभी मैं दिखाई दूंगा। लेकिन पहले आप ये बताओ कि इसमें कौन सा, पांचों देख लो अच्छे से, कौन सा पहले होगा, कौन सा उसके बाद होगा। दायां अरविंद सबसे पहले नहीं होगा कैसे? डी ए के बाद आएगा अपना प्लमनरी वेन, ये एरोटा DAB, और उसके बाद अपना C और फिर E। आपने कहा डी राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर हाँ जी आपने कहा ए जी सर। बैक स्पिड वाल्व से जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला आपने? उसके बाद सर B। बी, जी सर। C सर। ऊपर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा था और राइट एट्रियम में लेकर आया था। तो राइट एट्रियम में यहाँ लेकर आया, राइट एट्रियम में ये एट्रियम है, और ये राइट एट्रियम में लेकर आया। राइट एट्रियम में लेकर आया तो कहाँ गया? ये ट्रैक स्पीड वाल्व से होते हुए यहाँ आएगा। तो उसके बाद ट्रैक स्पीड वाल्व यहाँ दिया हुआ है, ये ट्रैक स्पीड वाल्व है, ठीक है। ट्रैक स्पीड वाल्व के बाद यहाँ पर ये बात हटा दिया गया कि राइट वेंट्रिकल शब्द नहीं दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, राइट वेंट्रिकल नहीं है, सीधे आपका दिया हुआ है कि यहाँ से अब पल्मनरी वाल्व से होते हुए कहाँ जा रहा है? वो पल्मनरी एओर्टा में जा रहा है। तो पल्मनरी वाल्व हुआ है, पल्मनरी एओर्टा दिया हुआ है। तो डी के बाद आ गया ट्रैक स्पीड वाल्व में, फिर पल्मनरी एओर्टा में। पल्मनरी एओर्टा में जब चला गया, लंग्स में नहा धो लिया, तो अब वो कहाँ से आ रहा है? 4 गाड़ियों में भर करके आ रहा है पल्मनरी वेन के थ्रू। तो पल्मनरी वेन ये हो गया आपका फुफ्फुसीय वेना कावा, जिसको कहा गया पल्मनरी वेन के थ्रू ये आया, ये वाला हो गया आपका। जब उससे आया, कहाँ पर आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। तो लेफ्ट एट्रियम से आकर के वो कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम है ही नहीं यहाँ पे, उसकी जगह दिया हुआ है बाइक स्पीड वाल्व का नाम दे दिया। स्पीड वाल्व, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया। अगला है क्वेश्चन हमारा जून 2020 का, जिसमें लिखा हुआ है न्यून, अब देखिए इसमें क्वेश्चन को घुमाया है, न्यून ऑक्सीजन युक्त से रक्त निम्नलिखित में से किस धमनी से प्रवाहित होता है? पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। अब यहाँ आर्टरीज का ही नाम दिया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरीज, एब्डोमिनल एओर्टा, हिपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी। लीना जी का पहला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब यहाँ पुअरली ऑक्सीजनेटेड का मतलब ही है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी वाला होगा, जिससे कि ब्लड जा रहा है किसमें? फेफड़े में, लंग्स, इससे हार्ट से, उसकी चर्चा हो रही है। सर हिंदी में क्या लिखा था? हिंदी वाला क्वेश्चन था क्या ऊपर वाला? इंग्लिश के ऊपर वो हिंदी का था क्या? उसी को हिंदी में लिखा है न्यून ऑक्सीजन अजीब ही युक्त। था सर, वो तो अजीब ही था। न्यू ऑक्सीजन युक्त से रक्त निम्नलिखित में से किस धमनी से प्रभावित होता है? क्योंकि यहाँ न्यून शब्द दे दिया ना, इसलिए कंफ्यूज किया है। ऑक्सीजन युक्त, न्यून न्यून, ऑक्सीजन, हाँ समझ में आई सर बात। ठीक है। अब इसमें चूंकि सब न्यून में हिला देगा। हाँ, ये 4 शब्द है ना, पल्मोनरी आर्टरी तो आप समझ गए, अब बाकी 3 शब्द को भी हम लोग देख लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज तो समझ गए, फुफ्फुसीय धमनी की बात हो रही है, जो हृदय से दाहिने हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। एब्डोमिनल एओर्टा क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा आपके शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है, यानी महाधमनी एओर्टा हो गया, वह हिस्सा है जो आपके पेट से होकर गुजरता है, पेट में ब्लड की सप्लाई फिर उधर करेगा, फिर हृदय के निचले हिस्से, निचले शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। तो एब्डोमेन से गुजरा तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया। फिर है हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी क्या होता है? वो धमनी है, ये आर्टरी हुआ तो धमनी हुआ, जो लिवर को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। हर पार्ट में जाएगा ना, तो हिपेटिक वाला कहाँ जाता है? लिवर में जाता है। रीनल वाला नाम से ही है, ये कहाँ जाएगा? किडनी में देकर जाएगा। रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड को लेकर के जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 18।
55%। 55% पढ़ा था। चलिए इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ लीना जी सही कह रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है SA नोड स्थित होता है, साइनोएट्रियल नोड स्थित होता है दाहिने आलिंद में दाहिने बाएं आलिंद में। दाहिने ये आलिंद दाहिने आलिंद में, ऑप्शन 1 सर, राइट एट्रियम दाहिने राइट। आलिंद में। राइट ठीक है। एट्रियम। चलिए पहला ऑप्शन आर्टियम और वेंट्रिकल, वो नीचे वाला नीले को कहेंगे वेंट्रिकल। ठीक है उदित जी, हो गया ना यार। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2018 वाला जो है उस पर आते हैं। एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण उत्पादन होता है हार्मोन का एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एंटीजन से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीजन से बीट एंटीबॉडी होगा। का। ठीक है आइए। एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी उत्पन्न करती है ताकि उन बाहरी पदार्थों से, बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको पहचान करके उसको नष्ट करता है। नष्ट करने के बाद फिर क्या करता है, दूसरा जो आपका सिपाही होता है वो उसको खा लेता है। तो एंटीबॉडी तो उससे चिपट के खत्म कर देगा। और खाता कौन है, खाने वाले का क्या नाम है? मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स किसका पार्ट है, किसको मोनोसाइट्स कहा गया है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। 5 पढ़े WBC ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड से, जिन्होंने पहले बोला था ना। WBC का 5 है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, वेसोफिल्स। ये हम लोगों ने अब देखा याद होगा। रहेगा सर, मुझे अच्छे से याद रहेगा ये। अब भारती जी कभी नहीं भूलेंगे। जी सर, जिन्होंने गलत बिल्कुल नहीं बोला, भूलेंगे। जिन्होंने सही बोला वो उनका कॉन्फिडेंस और एकदम हार्ड हो गया। अरे मेरा तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो अब हम लोग आते हैं, एंटीजेंस वाला भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना आसान पूछ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाते हैं। ट्राइस्पिड वाल्व जो है वो किसके बीच पाया जाता है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ऑरिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में सर। राइट वाले। सेकंड ऑप्शन सर, थ्री ऑरिकल। ऑप्शन सर, तीसरा ऑप्शन सर। ए वी का मतलब थोड़ा सा गलत हाँ, लिखा राइट और होगा। लेफ्ट। सेकंड एक नंबर ही होगा सर इसमें ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन होगा सर। नहीं, दो। सेकंड वाला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन होगा सर। सेकंड होगा ना। क्योंकि वो फूम फूसिया धमनी को लेके चला जाता है उधर से, ये तीसरा नंबर। ठीक है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। जैसे ही अशुद्ध रक्त आता है दायां आलिंद नीचे दाएं निलय में फेंकता है, फिर वहां से वो फुफ्फुसिए किसके द्वारा, वेन या वो धमनी या शिरा धमनी सर। धमनी। लेके निकल रहा है तो धमनी, हार्ट से जो लेके निकल रहा है धमनी, तो धमनी से लेकर के उसमें जाएगा लंग्स में। तो दूसरा ऑप्शन सही है, इसका सही उत्तर है दूसरा। सर दिमाग के पेज फेल हो गए हैं अब लग रहा है। अरे नहीं, उसमें तनाव लोगे तो होगा, जो सोचो भाई पेपर पता नहीं क्या होगा, क्यों सोचना, इतना गीता पढ़ने के बाद क्या फायदा है। आप पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, जो होगा सो होगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक और पूछा गया था सूची 1 सूची 2 में, इसमें से एक ही अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बाकी आप जानते होंगे बचपन से। इसको देखिए जरा, ग्लूकोमीटर है, स्पाइगनोमेनोमीटर है, EEG है, ECG है, कौन सा होगा ये देखिए। ये तो हार्ट के लिए तो रक्तचाप का हो ECG गया। है सर। बी का तो दूसरे, बी का तीसरा हार्ट हो के लिए गया। ECG। सेकंड वाला ऑप्शन सर, बी का 4 एक में ही है और सेकंड। हृदय की धड़कन के लिए बहुत बढ़िया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है सर, ग्लूकोमीटर कौन सा हो गया? 3 नंबर। मधुमेह। मधुमेह। हो गया चंदन जी, ग्लूकोमीटर हो गया मधुमेह। मधुमेह। स्पाइगनोमेनोमीटर हो गया रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर। अच्छा, और EEG का हो गया आपका मस्तिष्क की तरंगे। ऑप्शन 3। ECG हृदय की धड़कन। होगा आपका हृदय की धड़कन। देखिए ठीक है सर एक बार ECG रुकिए, तो मुझे देखने याद ही दीजिए। रहेगा। सर एक बार देखिए। फिर से इसको ऑप्शन में क्लियर कीजिए।
देख लीजिए ऑप्शन देखिए, ए वाला है ना, ए का दूसरा ग्लूकोमीटर का हो गया डायबिटीज वाला, मधुमेह, फिर है स्फैग्नोमेनोमीटर का हो गया रक्तचाप ब्लड प्रेशर तीसरा वाला, और फिर ईईजी है, ईईजी ब्रेन में तरंगे होती हैं, ब्रेन की तरंगों को नापने के लिए होता है पहला वाला सी का। ईसीजी तो हम लोग जानते हैं, हृदय में कुछ भी थोड़ा सा बोले हार्ट में पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास गए ने, एक मशीन लगा दिया, एक लिक्विड लगाया, उसमें जो है उसका एक चुस्का दिया पूरा, और वो जो है ऐसे 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 पूरा यार आ मेरे जाता साथ तो इसमें बहुत तगड़ा मजाक हुआ है, मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगा ईसीजी। मेरी है। दादी के अच्छा चेकअप कराया था ईसीजी, तो मेरी बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो इसे कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, हृदय की धड़कन देखी, धड़कन बढ़ जाएंगी, तीसरा वाला हो गया। ये हमारा संपन्न हो गया, इसका नोट्स हमने आपको पीडीएफ भेज दिया हुआ है।